नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। देश में शाम 5 बजे तक लगभग 57% यानी 56.68%, 56.68% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग 73% वोटिंग, महाराष्ट्र में सबसे कम 48.6 यानी लगभग 49% वोट डाले गए हैं। लद्दाख में अब तक रिकॉर्ड मतदान 67.15 यानी कि लगभग 68 मतदान हुआ है। बिहार में अब तक 52% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में लगभग 55% मतदान। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 62% वोटिंग हुई है। उड़ीसा में लगभग 61% वोटिंग। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 55.80 मतलब 56% मतदान हुआ है। तो देश के 8 राज्यों में 49 सीटों पर आज वोटिंग हुई और राज्य दरवाइज हम आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 56, उड़ीसा 61, झारखंड 62% के आसपास। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 54%, बिहार में 53% के आसपास वोटिंग, लद्दाख में 68% के आसपास, महाराष्ट्र में 49 और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 74%, लगभग 74% की वोटिंग। देश में शाम 5 बजे तक 56.68% मतदान हुआ है ओवरऑल। और 5वां चरण सबसे सुस्त चरण माना जा रहा है, क्योंकि पहले चरण में लगभग 66% वोटिंग, दूसरे चरण में 63%, तीसरे में 65, चौथे में 61 और पांचवें में सबसे कम। अब तक 5वां चरण सबसे सुस्त रहा है। 56.68% की वोटिंग हुई है अब तक। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। राज्य दरवाइज में आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहा हूं। 5 बजे की वोटिंग परसेंटेज ये हम आपके सामने रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वोटिंग हुई, 73% वोटिंग। तो ये स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप, और इन तस्वीरों में बड़े और दिग्गज चेहरे आपको दिखाई देंगे। बॉलीवुड के माने जाने और जाने पहचाने कुछ चेहरे दिखाई देंगे, जो आज अपने मत का उपयोग करते हुए इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी सहभागिता और वोट देकर लोगों को अपील करने की कोशिश और लोकतंत्र के पर्व को मनाया गया। और ये बॉलीवुड के माने जाने चेहरे आप देख सकते हैं। ये 15 तस्वीरें, और 15 तस्वीरों में आपको हर एक चेहरा माना जाना दिखाई देगा। तो झारखंड में अब तक 62% वोटिंग हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। बॉलीवुड के जाने माने सितारे आज यानी 5वें चरण में महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव में यह वोट कर अपने मत का उपयोग कर इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी सहभागिता दिखाई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन। तो हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर, यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ संवाददाता रायबरेली से राजू तिवारी जी जुड़ गए हैं। प्रियम पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। वोटिंग परसेंटेज बेहद सुस्त रहा 5वें चरण में। ओवरऑल सीट की बात करें, 49 सीट पर बात करें अगर 8 राज्यों की, वोटिंग परसेंटेज बेहद सुस्त रहा। क्या कुछ कारण समझते हैं आप, क्या वजह है जिसकी वजह से वोटिंग परसेंट 4 चरणों में से ज्यादा 5वें चरण में माना जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन धड़ाम करके वोटिंग परसेंटेज गिरता है और सबसे कम पे पहुंच जाता है? हाँ, देखिए शिवम, जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो मतदान प्रतिशत है वो घटता जा रहा है। जैसा कि पहले चरण में हमने देखा कि मतदान का प्रतिशत 5 के आसपास था, लेकिन 5वें चरण तक आते आते ये 55-56 पे आके अटक गया।
रही बात, आज मैं अमेठी में रहा तो यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत आया है वो केवल 53% आया है, क्योंकि टेम्परेचर इतना अधिक था कि मतदाता जो है वो चाह करके भी घर से नहीं निकल पाए। तो मेरा मानना है कि ये जो तापमान है, जो मौसम का टेम्परेचर है, ये एक अहम मुद्दा रहा है मतदान के प्रतिशत को लेकर के। मतदान के प्रतिशत न बढ़ने की वजह जो है वो टेम्परेचर ही है और लोग झुलस रहे हैं और तपिश बढ़ गई है। नहीं अनिल जी, सियासी पारा जिस तरीके से चढ़ा हुआ था, माना जा रहा था कि ये जो मौसमी और गर्मी का पारा है ये फीका पड़ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज घटे हैं उससे ये अनुमान था, क्योंकि जो चुनावी इंजीनियर हैं और राजनीतिज्ञ हैं उनका ये मानना था कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ेगा। बड़े बड़े नेता ने प्रोत्साहित किया है। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 5 बजे तक 55 लगभग 56% वोटिंग, बाराबंकी में 64 यानी लगभग 65% वोटिंग। लखनऊ की बात करें तो लगभग 50% वोटिंग डाली गई, वोटिंग हुआ है। अमेठी की बात करें तो अमेठी में 52.6 यानी लगभग 53-57% वोटिंग। बांदा में 58 के आसपास वोटिंग हुई है, 58% के आसपास। फैजाबाद की बात करें तो 57.36% वोटिंग हुई है। तो उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग थी और जिनके आंकड़े में आपको बता रहे हैं, फतेहपुर में 54.5 यानी 55% की वोटिंग, गोंडा में 50.21 यानी कि लगभग 51, हमीरपुर में लगभग 59% वोटिंग। जालौन की बात कर लें तो 53.7 यानी लगभग नियर बाई 58% वोटिंग। कैसरगंज में 54% वोट डाले गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झांसी में अब तक 61.18% की वोटिंग हुई है। कौशांबी में 50.65 यानी लगभग 51% के आसपास वोट। मोहनलालगंज की बात कर लें तो मोहनलालगंज में अब तक 60% वोटिंग हुई है। रायबरेली में शाम 5 बजे तक 57% के आसपास यानी 56.26 यानी कि 56 या 57 के आसपास। उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 55.80 यानी कि लगभग 56% की वोटिंग हुई और 14 लोकसभा सीट पर आज वोटिंग थी। और अमेठी, कैसरगंज, कौशांबी, गोंडा, जालौन, झांसी, फतेहपुर, फैजाबाद, बांदा, बाराबंकी, मोहनलालगंज, रायबरेली, लखनऊ और हमीरपुर, ये 14 सीटें हैं और इनके वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फैजाबाद में लगभग 58% की वोटिंग। फतेहपुर की बात कर लें तो लगभग 55% के आसपास मतदान हुआ है और यह माना जा रहा था कि मतदान फीसदी में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गोंडा में लगभग 51% की वोटिंग। हमीरपुर में 57.8 यानी कि 58% के आसपास वोटिंग। जालौन की बात करें तो 53.7 यानी कि 54% के आसपास वोटिंग हुई है। तो ये शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग परसेंटेज जारी करने के बाद ये नतीजे हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। बाराबंकी में सबसे ज्यादा वोटिंग 64.86% यानी कि लगभग 65% वोटिंग हुई है बाराबंकी में। बाराबंकी में लगातार वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखी गई और यह अनुमान भी लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से बाराबंकी में लगातार वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो 1 बजे के आंकड़े हो, चाहे वो 3 बजे के आंकड़े हो, चाहे अब ये 5 बजे के आंकड़े हो, बाराबंकी ने आंकड़ों की तुलना में, वोटिंग परसेंटेज की तुलना में लगातार पूरे दिन बढ़त बनाए रखा और बाराबंकी के मतदाता बढ़ चढ़कर वोटिंग किए हैं। ये आंकड़े साफ साफ दर्शाते हैं। तो हमारे साथ संजय यादव आप जुड़ गए हैं अमेठी से। तो अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से लखनऊ में यह माना जा रहा था कि लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इलाका है और बड़ा लोगों को वोट करने के लिए जागरूक किया गया है, बड़े बड़े नेताओं ने जागरूक किया। क्या सिर्फ गर्मी एक वजह रही जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज घटा, अनिल जी? हाँ, देखिए शिवम जी, जहां तक लखनऊ की बात करें कि यहाँ के वोटर काफी अवेयर हैं, लेकिन जो मतदान का प्रतिशत है तो जहां अवेयर मतदाता हैं वहीं पे जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कम देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है, ये कह सकते हैं कि मतदान को लेकर के खासकर जो पढ़े लिखे मतदाता हैं उनमें उतनी दिलचस्पी नहीं देखने को मिली है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कतारें देखने को मिली है
अपेक्षाकृत जो है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत जो है वो अधिक है। तो जद्दोजहद नहीं उठाना चाहता है शहरी मतदाता, एसी में रहने वाला मतदाता, इसकी वजह से जो मतदान का प्रतिशत है वो राजधानी लखनऊ में कम देखने को मिला है। जी अनिल जी, चलेंगे अब स्टेट हेड लखनऊ अपने सहयोगी प्रियम पाठक के पास। प्रियम, आप लखनऊ में हैं, क्या कुछ पूरे दिन में माहौल रहा? क्या वोटिंग परसेंटेज, मतदाता में जागरूकता की कमी या भीषण गर्मी, क्या कुछ वजह मानते हैं आप सबसे कम लखनऊ में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, जबकि वहां बड़े दिग्गज नेता राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री खड़े थे वहां पर? सीएम देखिए, बिल्कुल आज पांचवें चरण का जो मतदान है वो संपन्न हुआ है और जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल थी और इन 14 सीटों में कई ऐसे सीटें थी जो हॉट सीट थी और लगातार जब से चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई तब से वो चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसमें रायबरेली है, अमेठी है, इसके अलावा केसरगंज है। ये सारी सीटें थी जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई थी आखिर पर क्या हो गया। और आज आप कह सकते हैं कि इन सीटों के जो प्रत्याशी थे उनकी अब किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। एक मैं बूथ पर हूँ इस समय, डालीबाग गन्ना संस्थान में जो बूथ बना था वहां पर बना हूँ और अब आप देखिए तो मतदान जो है वो पूरा समाप्त हो चुका है। जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम भेजी जा चुकी हैं, यानी कि जो मतदान केंद्र था वो पूरी तरीके से सैनिटाइज हो चुका है। मतदान प्रतिशत की बात करें तो बाराबंकी में सबसे अधिक मतदान हुआ है, करीब 65% का मतदान हुआ है। लखनऊ की बात करेंगे करीब 50% की मतदान हुआ है, जो कि सबसे कम है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और अगर कम होने की आप वजह माने तो गर्मी एक फैक्टर हो जरूर सकता है, लेकिन मुख्य वजह अगर लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो देखिए लखनऊ के अंदर शहरी वर्ग का मतदाता ज्यादातर है और लखनऊ के अधिकतर ऐसे जो मूल निवासी हैं वो बाहर आउट ऑफ लखनऊ, आउट ऑफ स्टेट जाकर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और हमेशा लखनऊ में हमने जब देखा है तो वोटिंग परसेंटेज बहुत अधिक लखनऊ का देखने को नहीं मिला। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ के बहुत से लोग दूसरी जगह पर माइग्रेट करके जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत से लोग रहते हैं, तो इस वजह से वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम रहता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 55% के करीब अभी तक जो है वो आया है आज की इन 14 सीटों को लेकर। 55.80% शाम 5 बजे तक का है, लेकिन जो मतदान हुआ है वो 6 बजे तक चला है, चूंकि 5 बजे के बाद भी जो मतदाता लाइन में लगे थे उनको मतदान करने का अधिकार दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 5 बजे के बाद भी जो लोग, अगर 5 बजे तक जो लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे उनको भी मतदान करने दिया जाएगा और इसलिए 6 बजे तक माना जा रहा है कि ये पूरा मतदान हुआ है। तो जो फाइनल फिगर है, एग्जैक्ट जो फाइनल फिगर है वो लेट नाइट तक जारी होगी, देर रात तक जो है उसको चुनाव आयोग जारी कर सकता है कि आज जो 5वें चरण का मतदान हुआ है उसमें कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो इसलिए जो ये 55 और 56 के करीब का जो मतदान प्रतिशत आपको दिख रहा है, इसमें 3 से 4% का इजाफा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और कह सकते हैं जिस तरीके से पहले दूसरे चरण में जो मायूसी या कह सकते हैं जो कमी देखने को मिली थी उससे अधिक ये वोटिंग परसेंटेज निकल सकता है, क्योंकि जब पहले चरण का भी मतदान हुआ था जो 5 बजे तक के जो फिगर आए थे उसमें अगर आप देखेंगे और जो फाइनल का जो फिगर आया था उसमें 3-4% का अंतर देखने को मिला था। तो आज भी जो 56% है ये 5 बजे तक का है। तो मतलब फिगर होगा, फाइनल फिगर आने के बाद वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। हालांकि वो जब फाइनल फिगर आएगा तो अब वो तो परसेंटेज पता चल ही जाएगा। प्रिय, मेरा सवाल ये था कि आज जब 5वें चरण की वोटिंग थी तो 5वें चरण में बड़ा कुछ ऐसी सीटें थी जो बड़ी एक्साइटमेंट थी, लोगों की नजरें थी, चाहे वो हम लखनऊ की बात कर लें, अमेठी की बात कर लें, रायबरेली की बात कर लें और इसके बाद चाहे कौशाम्बी की बात कर लें, कैसरगंज मानी जानी सीट और लास्ट तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान न होना और फिर सारा कुछ हमने देखा अपने सामने। सवाल यह है कि माना जा रहा था कि ये 5 सीटें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इन सीटों पर जिस तरीके से वोटिंग हुआ है, माना यह जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज या भी यहां पे बढ़ोतरी होगी। आपके हिसाब से क्या ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है या एक बार फिर बीजेपी इस पर क्लीन स्वीप खेलने जा रही है? सीएम देखिए, जो सीटें आपने जिनकी चर्चा करी, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो, केसरगंज हो, ये सारी सीटें जरूर पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे अधिक जो चर्चा का विषय थी वो इन सीटों को लेकर थी। या चौथे चरण की आप बात करें तो जिसमें कन्नौज था, मैनपुरी था, ये 5-7 सीटें ऐसी हैं जिन पर हमेशा चर्चा बनती है कि आखिर इस बार यहाँ पर क्या होगा। और चूंकि जब बीजेपी मजबूती के साथ मैदान में है और ये वो सीटें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की पहुंच से काफी समय तक जो है वो दूर रही हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से जरूर प्रयास किया गया है, लेकिन पिछले 2019 के चुनाव में जिस तरीके से अमेठी जो कांग्रेस की पारंपरिक तौर पर सीट कही जाती रही है, लेकिन वहां पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, तो उससे कहीं ना
कहीं उनका आत्मविश्वास बीजेपी का बढ़ा हुआ है। और इसी तरीके से आजमगढ़ हो और रामपुर को आप देखें, इन दोनों सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे और ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी, लेकिन इस पर बीजेपी ने अपना कमल खिलाने में कामयाबी हासिल करी थी। तो कहीं ना कहीं परंपरागत सीटें कही जाती रही हैं या जिनको गढ़ कहा गया है किसी विशेष पार्टी का, तो वहां पर बीजेपी ने उनमें सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल करी है पिछले कुछ दिनों के अंदर के अगर आप सिनेरियो देखें। और यही वजह थी कि उसका आत्मविश्वास बढ़ा था और यही एक वजह थी कि इन सीटों को लेकर चर्चा भी सबसे अधिक बनी हुई थी। रायबरेली अमेठी सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस ने लास्ट समय तक कह सकते हैं कि अपने जो पत्ते थे उनको नहीं खुला और जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था उस दिन जो है वो अपने कैंडिडेट्स का जो है नाम अनाउंस किया गया, तो वो सबसे अधिक चर्चा का विषय था। और आज भी कहीं ना कहीं सबकी निगाहें बनी हुई थी कि आखिर इन सीटों पर क्या होगा। फिलहाल अभी जो है किसके पक्ष में मतदान हुआ है ये कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि मुकाबला जो है वो बेहतर देखने को मिलने वाला है। और उम्मीद है जिस तरीके से रुझान देखने को मिला है, लोग मतदाताओं की रुचि देखने को मिली है, तो उम्मीद है कि जो फाइट है वो एक तरफा नहीं देखने को मिलेगी। बीजेपी के भी कैंडिडेट फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी चूंकि वो सीटें पारंपरिक तौर पर रही हैं, चाहे वो अमेठी हो चाहे वो रायबरेली हो, तो ये सारी सीटों पर कहीं ना कहीं जो नतीजे आएंगे वो जरूर दिलचस्प होंगे और कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इन सीटों पर जरूर बनी होंगी कि इन पर जनता ने किसको अपना बादशाह या किसको अपना प्रत्याशी, अपना नेता चुना है। चलेंगे रायबरेली से हमारे साथ राजू तिवारी लगातार बने हुए हैं। राजू, जिस तरीके से राहुल गांधी वहां सामने मैदान में उतरे, अमेठी छोड़कर गए हैं वो, और वहां पर उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उनके सामने खड़े हुए। सवाल यह है कि क्या रायबरेली में राहुल गांधी अमेठी वाला जलवा दिखा पाएंगे, पुराना वाला जलवा? हालांकि 2019 में तो वो जलवा नहीं दिखाई दिया था उनका, लेकिन यह माना जा रहा था कि अपनी माताजी की सीट पर गए हैं, उनकी माताजी भी चुनाव प्रचार में उतरी थी, तो क्या उनकी माताजी के पहुंचने से क्या ये लड़ाई थोड़ी और बेहतर हो जाती है या बीजेपी दांव खेलेगी? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से रायबरेली का रण रहा है, अगर इसको ऑल ओवर देखा जाए तो बेहद दिलचस्प रहा है। लेकिन आज का दिन और इस पूरे मामले को लेकर दिलचस्प हो गया, क्योंकि राहुल गांधी जो है आज वो रायबरेली में रहे और वो दिलचस्पी लोगों की बढ़ा दिए, क्योंकि वो बूथ पर जाकर लगातार निगरानी किए और वहां की समीकरण को देखा कि किस तरह से वोटिंग चल रही है और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नहीं है। तो इससे कहा जा सकता है कि आज का जो दिन रहा है वो रायबरेली के लिए बेहद दिलचस्प रहा। और जो चुनावी रण रहा है उसके अलावा आज भी जो रायबरेली की सियासत रही वो काफी दिलचस्प रही। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दोनों खेमों की तरफ से भरसक प्रयास किया गया कि जनता को अपने खेमे में लाया जाए, लेकिन अब आज जो है दोनों प्रत्याशियों का जो किस्मत है उसको ईवीएम में जनता ने पैक कर दिया है। ये 4 तारीख को ही तय होगा कि किसके भाग्य में ये किस्मत होगी। तो चूंकि आपको बता दें कि आज जो रायबरेली का सियासी रण रहा है उसमें वार पलटवार देखे गए, आरोप प्रत्यारोप देखे गए, तो इसी के बीच में एक गहमा गहमी का माहौल सामने निकल कर आया। क्योंकि रायबरेली के सदर विधानसभा क्षेत्र के मैनूपुर गांव के ग्रामीणों के द्वारा वोट का बहिष्कार किया गया, तो दोनों प्रत्याशी वहां पर पहुंचे, चाहे राहुल गांधी हो या संजय। आप अमेठी में लगातार बने हुए हैं और वोटिंग परसेंटेज ये जो आया अमेठी में 52.6, यानी कि लगभग आप 53 कह सकते हैं, और अभी फाइनल वोटिंग परसेंटेज आना बाकी है। जिस हिसाब से केएल शर्मा मैदान में कांग्रेस में उतरे तो यह माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी अब पूरी तरीके से, जो थोड़ा बहुत डर राहुल गांधी का बना भी हुआ था, हालांकि वो मान नहीं रही थी ये बात, अब वो डर खत्म हो गया केएल शर्मा के सामने आ जाने से। क्या ये वोटिंग परसेंटेज आंकड़े दिखाते हैं कि एक बार फिर 2019 की तरह स्मृति ईरानी इस बार भी क्लीन स्वीप करने को तैयार? कहीं ना कहीं शिवम जी देखा जाए अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अमेठी पारंपरिक सीट है और अमेठी में कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा बरकरार रहा, लेकिन 2014 में जब स्मृति ईरानी यहाँ पर एंट्री की तो 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था, लेकिन उसके बाद से वो लगातार सक्रिय रही। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो केएल शर्मा के आने के बाद, क्योंकि कांग्रेस ने आखिरी समय तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं किया था और ऐसे कयास लगाया जा रहा था कि गांधी खानदान से प्रत्याशी होगा, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, लेकिन 3 तारीख जब नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी उस दिन सुबह 9 बजे केएल शर्मा का नाम यहाँ से घोषणा की जाती है। उसके बाद से लगातार जो है प्रियंका गांधी जो है वो केएल शर्मा के चुनाव प्रचार को लेकर बागडोर संभाली थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये पलटी कि ये चुनाव जो है वो जनता बनाम नेता हो गया अमेठी का। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो दोनों पार्टियां जो है वो सशक्ति से यहाँ पर चुनाव प्रचार की। भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अमेठी में जनसभा और रोड शो हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी जो है राहुल गांधी
और समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, फिर प्रियंका गांधी, आखिरी समय तक यहाँ पर जो है रोड शो चलता रहा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो अमेठी का जो रण है, जो चुनावी रण है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही टफ है। और ये कह पाना बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि इस बार जो 2024 में है अमेठी का सांसद कौन होगा, क्योंकि दोनों लोग जो है वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कहीं संजय जी यही सवाल अनिल जी से पूछेंगे। अनिल जी, जिस तरीके से हमने अभी कुछ सीटों का जिक्र किया, चाहे वो लखनऊ हो, अमेठी हो, रायबरेली, कौशाम्बी, कैसरगंज, जिन सीटों का हमने जिक्र किया और जिस पर यह कहा जा रहा था कि इन सीटों पर सबसे हॉट सीट है और सबकी नजर भी इस पर बनी हुई है, इन सीटों पर आप क्या मानते हैं? इन सीटों पर बीजेपी क्या जो सिटिंग एमपी है इनके वो दोहरा पाएंगे, या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से ताकत लगाया है, अखिलेश और राहुल गांधी जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली में एक साथ मैदान पर उतरे, उससे माहौल या राजनीतिक बिसात जो बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में वो थोड़ी बिगड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए शिवम जी, भाजपा की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी लगातार जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ तय पाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मुकाबला बड़ा खड़ा हुआ है, बड़ा रोमांचक चुनाव है। मैं तो आज दिन भर जीरो ग्राउंड का अमेठी में रहा। अमेठी में जो देखने को मिला है, जो मतों का बिखराव देखने को मिला है, जो ध्रुवीकरण देखने को मिला है, उससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि बाजी जो है वो कांग्रेस के केएल शर्मा मारेंगे या भाजपा की जो प्रत्याशी है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो दोबारा जो है जीत हासिल करेगी। हालांकि दोनों पक्ष की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन मतदाता जो है वो काफी होशियार रहा है, उससे बड़ी गुपचुप रणनीति के तहत मतदान किया है और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से अमेठी में मतदान हुआ है, और वो किसको पोल कर रहा है इसका अंदाजा भी नहीं लगने दिया है। और अनिल जी, रायबरेली की सीट का क्या अनुमान है आपका? देखिए पूनम जी, रायबरेली के बारे में कहें तो रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ है और सेफ जोन रहा है, और बीजेपी ने दिनेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो 2019 में भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन एक वोटों के एक लंबे अंतराल से हारे थे। हालांकि इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है, मोदी जी की तरफ से भी एक दावा किया जा रहा है, अभी भाजपा के बड़े दिग्गज नेता भी दावा कर रहे हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, लेकिन ये कह पाना ये मतलब अभी बिल्कुल सही नहीं होगा कि राहुल गांधी को रायबरेली से मात मिल गई है। कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता है वो एकदम रिलैक्स जोन में है, राहुल गांधी की जीत को लेकर के वो एकदम संतुष्ट हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी जो है रिलैक्स मोड में जीत हासिल करेंगे। ठीक है, चलेंगे प्रियम जी के पास। प्रियम जी, जिस तरीके से हम लगातार वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं और अभी आखिरी स्टेज वोटिंग परसेंटेज आना बाकी है, ये माना जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज जितना बेहतर होगा उतना ही अच्छा, इसका मतलब है, अनुमान है कि मतदाता इंटरेस्टेड है और लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है और चुनाव बेहद अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुआ, लखनऊ सबसे कम रहा, आपने उसका कारण भी बताया, लेकिन मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि राजनाथ सिंह जिस तरीके से प्रचार प्रसार किए थे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हैं, जिस तरीके से प्रचार प्रसार किए थे, माना जा रहा था कि इस सीट पर वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या सिर्फ एक गर्मी ही वजह रही या और कुछ भी वजह रहा जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ और लखनऊ सबसे पीछे रह गया वोटिंग? सीएम, देखिए, मैंने वजह आपको साफ तौर पर बताया है कि लखनऊ में कभी भी वोटिंग परसेंटेज ऐसा नहीं कि 60-70% जाता रहा और इस बार आज केवल इस मतदान में जो है वो कम गया हो। यहाँ पर ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग रहते हैं, बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, अदर कंट्रीज में जॉब करते हैं, अदर स्टेट्स में जॉब करते हैं, और शायद वो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं या चुनाव के दिन वो यहाँ नहीं पहुंचे, क्योंकि शायद जहाँ पर वो रहते हैं वहां पर आज के दिन छुट्टी नहीं थी या वहां पर इलेक्शन नहीं था, तो इस वजह से वहां पर छुट्टी नहीं हुई, तो वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए। तो ये एक बड़ा कारण है। गर्मी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसी को कहें कि केवल गर्मी की वजह से ही मतदान नहीं हुआ तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। गर्मी एक वजह हो सकती है, लेकिन फैक्टर अलग अलग हैं और भी अन्य फैक्टर जो हैं वो साफ तौर पर जो है मतदान कम होने के कारण है। राजनाथ सिंह चूंकि यहाँ से 2014 में भी चुने गए, 2019 में भी चुने गए और इस बार भी बतौर प्रत्याशी उन्होंने तीसरी बार यहाँ से अपना नामांकन जो है सांसद प्रत्याशी के तौर पर जो है वो अपना दाखिल किया था। आज भी वो सबसे पहले अपने परिवार के साथ में सुबह करीब 10 बजे वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और जो अन्य लीडर
लीडर हैं लखनऊ के हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, वो सुबह सुबह निकले, मायावती हैं वो निकली, और सबने अपील करी वो मतदाताओं से कि वो घरों से निकलें और जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये आपका अधिकार नहीं बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप जब ये इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व है तो उसमें आपकी भी सहभागिता होनी चाहिए। साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कई तरह की कैंपेन चलाई गई है, लोगों ने अपील करी है, जो स्टार प्रचारक हैं उन्होंने सब तरीके से कह सकते हैं कि सबने अपील करी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाता जो है वो बाहर निकले। लेकिन शायद जो उम्मीद थी उस अनुरूप में आके जो है मतदाता ने मतदान नहीं किया है। लेकिन लखनऊ की जो सीट है वो बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती रही है, लंबे समय से इस पर बीजेपी का कब्जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो आप देखें तो साफ तौर पर बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई दिया। राजनाथ सिंह ने लगातार यहाँ पर जनसभाएं करी हैं, नुक्कड़ सभाएं करी हैं, लोगों के साथ में संवाद किया है, मिले हैं और रोड शो किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर जो है कई सारी जो है आपको रैलियां देखने को मिली हैं, कई जगह पर उन्होंने जनसभाएं करी। लेकिन वहीं विपक्ष की आप बात करें तो यहाँ पर जिनको कैंडिडेट बनाया गया उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके की मेहनत जो है वो देखने को नहीं मिली, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि आप देखें वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखने को। अखिलेश यादव ने हालांकि जरूर जिस दिन चुनाव प्रचार प्रसार का एक दिन बचा था उस दिन उन्होंने जरूर एक रोड शो छोटा सा यहाँ पर किया, लेकिन इसके अलावा कोई संयुक्त रैली राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ में देखने को नहीं मिली कि वो यहाँ पर आए होते, उन्होंने प्रचार प्रसार किया होता। तो बॉडी लैंग्वेज जो है विपक्ष की वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आई है, या जो इलेक्शन की जो कैंपेनिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आई है। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि विपक्ष को भी पता है, चूंकि लखनऊ सीट है, यहाँ पर शहरी मतदाता ज्यादातर हैं, बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, और वो साफ तौर पर बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, और इसीलिए इस सीट को जो है कह सकते हैं विपक्ष की तरफ से बहुत ज्यादा यहाँ पर भी मेहनत जो है वो दिखाई नहीं दी है। जी अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और प्रियम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू, संजय, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।